नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द हिंदू वोकेबलरी सीरीज़ 24 जनवरी 2026 में। देखिए दोस्तों, आज हम देखते हैं आज हमारे पास कौन से नए वर्ड्स हमने द हिंदू से आप लोगों के लिए छांटे हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो वर्ड है वो है अपरूट। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना या विस्थापित कर देना, अलग कर देना। दोस्तों, अपरूट अगर आप देखेंगे, इसको याद करने के लिए अप रूट मतलब किसी भी चीज़ की जड़, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी रूट को आप अप कर देंगे मतलब ऊपर कर देंगे उखाड़ के, तो वो एक तरह से नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना या विस्थापित कर देना, अलग थलग कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सेंटेंस बोलूँ, दी चाणक्य अपरूटेड दी नंदा डायनेस्टी, मतलब चाणक्य ने नंद डायनेस्टी को, नंद वंश को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया या विस्थापित कर दिया। और उसके बाद कौन सा वंश आया दोस्तों, आप मुझे बताइएगा। वैसे इसके पीछे कहानी ये है कि नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी अपने दरबार में। उससे अपमानित होकर चाणक्य ने कसम खाई थी उनको अपरूट करने की, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकने की। दोस्तों, अगला हमारा जो वर्ड है वो है गस्टी। गस्टी का मतलब होता है तेज झोंका। दोस्तों, आप लोग कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो वहाँ अक्सर आप लोगों ने बीचेस पे, जो वहाँ के किनारे होते हैं समुद्र के, वहाँ पे देखा होगा कि बहुत तेज हवा के झोंके चलते रहते हैं, गस्टी विंड्स चलती रहती हैं। वी ऑलवेज फाइंड द कूल गस्टी विंड ऑन द सी शोर, मतलब हम समुद्र के किनारे पे हमेशा ठंडी ठंडे हवा के झोंके पाते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ, और एंटिसिपेशन इसी वर्ड से डिराइव हुआ है और उसका मतलब होता है पूर्वानुमान। तो एंटिसिपेटरी है, इसका मतलब पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ। और मैं आपको बता दूं, इसको याद रखने के लिए, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कोर्ट्स में लोग अक्सर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। बेल का मतलब आप लोग समझते होंगे जमानत जैसे बोलते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर एफआईआर हुई, उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, तो आदमी अरेस्ट से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल दायर कर देता है और कोर्ट से उस ऑर्डर को लेने के लिए कोशिश करता है। तो दोस्तों, एंटीसिपेटरी मतलब उसको पूर्वानुमान है, उसको पहले से ही एहसास है कि वो अरेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए वो पहले से ही अनुमान के साथ में एक बेल ले लेगा कोर्ट से, ताकि उसकी अरेस्ट पे स्टे लग जाए या उसका अरेस्ट रुक जाए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो आप लोगों ने सुना होगा कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में जिनको कि प्रोस्क्राइब कर रखा है, उन पे प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे कि BKI, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हुई एक आउटफिट है, मतलब एक संगठन है। ऐसे ही एक सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो दोस्तों, देयर आर मैनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश में भारतीय सरकार द्वारा कई सारी प्रतिबंधित संगठन हैं जिन पे भारत सरकार ने बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों, अगला हमारा जो वर्ड है वो है अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है टालना या रोकना। दोस्तों, आप लोग याद कीजिए, जून जुलाई के आसपास में एक हादसा हुआ था, विमान हादसा, जिसमें एक विमान अहमदाबाद से उड़ा था लंदन जाने के लिए, लेकिन वो अपनी उड़ान पूरी नहीं कर पाया। किसी टेक्निकल फेलियर के कारण वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बड़ा ही दुखद था कि उसमें सारे पैसेंजर मारे गए, एक को छोड़ गए। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए उस विमान की अच्छे से निरीक्षण होता, जांच होती, तो वो जो हादसा था वो अवॉइड किया जा सकता था, टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिफोर द फ्लाइट ऑफ दैट प्लेन कुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट, मतलब जैसा कि मैंने बताया, अगर उसकी पहले से ही निरीक्षण होता, जांच होता, तो वो अवॉइड कर देता, टाल देता, रोक देता उस हादसे को। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है रकस। रकस का मतलब होता है हंगामा, शोरगुल। दोस्तों, अब फ्लाइट से रिलेटेड मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी थी कि इंडिगो ने काफ़ी अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी या डिले हो गई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो दोस्तों, देयर वॉज रक्कस इन द एयरपोर्ट ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट और द डिलेड फ्लाइट ऑफ इंडिगो, मतलब इंडिगो की फ्लाइट्स की देरी और मिसमैनेजमेंट, मतलब जो उनका प्रबंधन था वो सही नहीं था, उसकी वजह से क्या हुआ, एयरपोर्ट पे यात्रियों द्वारा हंगामा किया गया, शोरगुल माहौल हो गया। समझ गए दोस्तों। तो रकस का मतलब हंगामा या शोरगुल। दोस्तों, अगला हमारा जो वर्ड है वो है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है उलट देना या अस्त व्यस्त कर देना। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि उड़ीसा जो हमारा राज्य है,
वो साइक्लोन की चपेट में अक्सर आता रहता है। जो चक्रवाती तूफान होते हैं जो कि समुद्र से उठते हैं उसकी चपेट में आता रहता है। वहाँ के लोग साइक्लोन की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, और वहाँ की जो लाइफ है वो अपेंड हो जाती है उन साइक्लोन्स की वजह से। द साइक्लोन इन द ओडिशा ऑलवेज अपेंड द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब जो साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवाती तूफान होते हैं, वो उड़ीसा के लोगों की ज़िंदगी उलट देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं। दोस्तों उसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं, अप एंड मतलब अप, एंड अगर बोलें तो एंड डी डाउन, मतलब थोड़ा अप एंड डाउन करके कुछ इसमें आप सेंस लगा सकते हैं, थोड़ा एक मीनिंग जैसा आ रहा है। तो इसीलिए इससे आप मतलब निकाल सकते हैं कि अप एंड का मतलब उलट देना या अस्त व्यस्त कर देना। समझ गए दोस्तों ये निमोनिक। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से महसूस होने वाला। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी हमारे घर में कोई शादी ब्याह आने वाला होता है, फंक्शन आने वाला होता है, या फिर कोई दीपावली होली त्यौहार आने वाला होता है, तो आप बताइए किस तरह से एक्साइटमेंट और खुशी हमारे घर में एक तरह से चारों ओर फैल जाती है। देयर वॉज पैल्पेबल एक्साइटमेंट इन दी कंट्री ड्यू टू दीपावली और होली। मतलब पूरे देश में एक पैल्पेबल माने स्पष्ट रूप से महसूस होने वाली एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी दीपावली या होली को लेकर। समझ गए दोस्तों। तो पैल्पेबल मतलब स्पष्ट रूप से महसूस होने वाला, जो आपको दिख जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं और बता दूं, जैसे मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो आपको कुछ उन घरों में नेगेटिव फील होता है या कई बार पॉजिटिव फील होता है कि भाई इस घर का माहौल तो बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है स्पष्ट रूप से कि बड़ा टेंस्ड है या फिर बड़ा खुशनुमा है। वो एहसास जो होता है वो पैल्पेबल कहलाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से आपको उनके घर में जाते ही महसूस हो गया। समझे दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक कार्यवाही। मतलब ऐसी कार्यवाही, ऐसा काम जो बदले की भावना से किया गया हो या फिर किसी के किए हुए एक्शन का रिएक्शन हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर में बताऊं कि जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, वो एक तरह का रिप्राइजल था, जो भी दुष्कर्म या मिसडीड पाकिस्तान ने किए थे हमारे साथ उसका। तो एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस में अगर यूज करूं, द कारगिल वॉर वॉज अ रिप्राइजल अगेंस्ट दी मिसडीड्स कमिटेड बाय पाकिस्तानीज। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वॉसिफेरसली, जिसका मतलब होता है जोर शोर से। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोकसभा में अगर मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस करती है, तो जो अपोजिशन में होती है पार्टी, जिसको अपोजिशन विपक्ष बोला जाता है, तो वो वॉसिफेरसली रजिस्ट करते हैं उस बिल को ताकि वो ना आ पाए। The opposition always resists the bill vociferously presented by the ruling party। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। The severity and certainty of punishment is required to punish the perpetrator। मतलब जितने भी हमारे लॉज हैं उनके स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ एक निश्चितता होनी चाहिए कि अपराधी को दंड मिलेगा ही मिलेगा, तब जाके परपेट्रेटर जो हैं वो पनिश हो पाएंगे, उन्हें दंड मिल पाएगा। तो समझ गए दोस्तों, परपेट्रेटर का मतलब अपराधी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा परपेट्रेटर का सिनोनिम और क्या हो सकता है। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है मार्जिनलाइजेशन। इसका मतलब होता है उपेक्षा, मतलब किसी को इग्नोर करना, या सीमांतीकरण मतलब किसी को हाशिए पर रखना। हाशिया मतलब किसी को अलग थलग रखना। तो अक्सर सरकारों पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि उसने माइनॉरिटीज़ को हमारे देश में मार्जिनलाइज कर दिया है, और एक प्रोसेस मार्जिनलाइज करने की मार्जिनलाइजेशन कहलाती है। मतलब उनकी उपेक्षा की जा रही है। हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि सिख हुए, जैन हुए, हमारे पारसी हुए, हमारे बौद्ध हुए, वो सब माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, तो उनके साथ मार्जिनलाइजेशन मतलब उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर माइनॉरिटीज़ हैव नेवर फॉलन प्रे ऑफ मार्जिनलाइजेशन बाय गवर्नमेंट। मतलब भारत एक ऐसा देश है जो जहाँ पे यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ जो हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उन्हें कभी मार्जिनलाइजेशन का शिकार नहीं होना पड़ा। तो समझ गए दोस्तों। तो याद करने के लिए आपको निमोनिक बता दूं, ये जो वर्ड है मार्जिनलाइजेशन, ये मार्जिन वर्ड से बना है। अब आप अपनी कॉपी में देखते होंगे कि साइड में एक मार्जिन रहता होगा, जहाँ से आप लिखते नहीं होंगे, वहाँ पे आप नंबर्स डालते थे, अपने क्रम डालते थे, सीरियल नंबर डालते थे। तो दोस्तों उस मार्जिन से आप अगर याद करना चाहें तो मार्जिनलाइजेशन मतलब वो जिस तरह से मार्जिन साइड में अलग रहता था, एक तरह से उपेक्षित रहता था, इग्नोर्ड रहता था, जिस पे कि ज़्यादा लिखने पे हम ध्यान नहीं देते थे, तो इसी तरह से मार्जिनलाइजेशन
आप उसी तरह से याद कर सकते हैं। ये उपेक्षा या सीमांतीकरण, किसी को सीमा पे रखना, बाहर की तरफ रखना, हमारा मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है प्रक्षेप वक्र या विकास की दिशा। अब दोस्तों ये वर्ड जो है प्रक्षेप वक्र आपको लगेगा बड़ा ही टिपिकल, आप बोलेंगे ये बड़ा ही कठिन है, हमें तो इंग्लिश में क्या हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रक्षेप वक्र मतलब जैसे मान लीजिए आपकी कोई मिसाइल्स होती हैं या रॉकेट्स होते हैं जो कि किसी दुश्मन पे हम दागते हैं, तो वो मिसाइल्स या रॉकेट इस तरह से कवर करते हैं डिस्टेंस। तो ये एक तरह का प्रक्षेप मतलब किसी चीज़ को फेंकना, और वक्र मतलब ये टेढ़ा, ये जो टेढ़ा रास्ता है फेंकने का, जो टेढ़ा प्रक्षेप वक्र है, रास्ता है, वही ट्रेजेक्ट्री होता है। और इसका एक और मीनिंग विकास की दिशा होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो मिसाइल्स ऑलवेज फॉलो दी ट्रेजेक्ट्री पाथ, मतलब जितनी भी मिसाइल्स होती हैं वो ट्रेजेक्ट्री मतलब प्रक्षेप वक्र जो पाथ है, रास्ता है, उसे कवर करती हैं या उसको तय करती हैं। दोस्तों अगर एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए गरीब परिवार से कोई आदमी तैयारी करता है और वो उसका करियर चमक जाता है, वो सिलेक्शन ले लेता है, तो उसका जो करियर में सिलेक्शन होना है या उसका करियर जो चमक उठता है वो एक तरह से उसके इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को बहुत ही अच्छा कर देता है या उसको विकास की दिशा दिखा देता है। दोस्तों योर सिलेक्शन इन एग्जाम विल डिसाइड योर इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री इन योर लाइफ। मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं किसी एग्ज़ाम में, आपका जो सिलेक्शन है, जो आपका चयन है, वही आपकी ज़िंदगी में आपके इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विकास की दिशा को तय करेगा। समझ गए दोस्तों? तो इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री हमेशा अप होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो अगला हमारा जो वर्ड है वो है पर्सनल। तो ये बहुत ही ईजी वर्ड है जिसको याद रखने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ड बना है पर्सन से, पर्सन से पर्सनल। तो पर्सन से पर्सनल बना है, तो कर्मचारी जो होते हैं वो भी इंसान ही है, पर्सन है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पर्सनल मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सन से पर्सनल बना है, और पर्सनल एक तरह से किसी इंसान की बात हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्मचारी इज इक्वल्स टू पर्सनल। आप जैसे बैंक में जाएंगे या एसएससी में, सीजीएल में किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, तो आप उस डिपार्टमेंट के पर्सनल कहलाएंगे। द डिफेंस पर्सनल्स आर मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन दिस कंट्री। मतलब जो भी डिफेंस के कर्मचारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, आदरणीय माने जाते हैं इस देश में। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, हमने एक चीज़ नोटिस की होगी हमारे आसपास सोसाइटी में, कि जब भी कोई लेबर आते हैं, मजदूर आते हैं, उसमें मान लीजिए अगर कोई मेल है, उसका जो मेहनताना होता है वो फीमेल लेबर से ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह की क्या होती है? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब असमानता। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन द लेबर वेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। समझिए दोस्तों कि आदमी और औरत की लेबर वेजेस, जो उनको पारिश्रमिक जो भत्ता दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा असमानता है। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है ठहर जाना। द स्टैग्नेटेड इकोनॉमी इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ कंट्री। जो ठहरी हुई अर्थव्यवस्था है वो किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। समझ गए दोस्तों? स्टैग्नेट का मतलब ठहर जाना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। अब मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को कभी बुखार हुआ, और कई बार ऐसा होता है कईयों के साथ कि अगर उन लोगों ने बुखार में कोई दवाई ली होती है और उस दवाई को खा के उसका बुखार और बढ़ जाता है। दवाई लेने से बुखार या कोई बीमारी होती है वो कम होती है, लेकिन किसी इंसान का अगर दवाई लेके बुखार बढ़ गया या बीमारी बढ़ गई तो वो पैराडॉक्स है, एक तरह का मतलब विरोधाभास है। एक्चुअल में ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड पैरा और डॉक्स से बना है। ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक से ही इंग्लिश में लाया गया, जिसमें पैरा का मतलब होता है उल्टा और डॉक्स का मतलब कोई बिलीफ या मान्यता। तो उल्टी मान्यता इज इक्वल्स टू विरोधाभास। और पैराडॉक्स को याद करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसको मैंने दो भागों में तोड़ के आपको इसका ओरिजिन भी समझा दिया है। तो अगला हमारा जो वर्ड है वो है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है गहराई से सोचना। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप नौकरी लगाएंगे, नौकरी लगाने के बाद आप शादी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और शादी के लिए आपके रिश्ते आने लगेंगे, तो आपको बड़ा ही पॉन्डर करना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा कि किससे शादी करें, किससे ना करें।
क्योंकि शादी करियर के बाद, नौकरी के बाद आपका सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पल होता है किसी भी इंसान की नियति या उसका किस तरह से फ्यूचर होगा ये डिसाइड करने के लिए। तो दोस्तों, वन मस्ट पॉन्डर अलॉट वाइल चूजिंग स्पाउस फॉर मैरिज। मतलब अगर मान लीजिए किसी को कोई स्पाउस, अपना साथी चुनना है मैरिज के लिए, तो उसको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। वैसे इतने खुश मत हो जाइए, अभी आप तैयारी कीजिए। ये शादी के नाम पे जो लोगों की हंसी फूट रही है, जो अपने ख्यालों में खो गए हैं कि ये ऐसी होगी हमारी वाली, वैसी होगी, हम ऐसी लड़की की शादी करेंगे, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए अपनी इन कल्पना की उड़ानों पे। आप वापस से आ जाइए इधर बोर्ड पे और देखिए, इस वर्ड को याद करने के लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। आपने सुना होगा पॉन्ड। पॉन्ड माने तालाब होता है, और तालाब कैसा होता है? तालाब होता है गहरा। तो पॉन्ड से पॉन्डर बना दिया मैंने। वैसे इसका कोई ओरिजिन नहीं है पॉन्ड वर्ड से, लेकिन फिर भी आपको याद करने के लिए इसको आसान बनाई देता हूँ। ये पॉन्डर से आप याद करेंगे, क्या याद करेंगे? एक पॉन्ड को, और पॉन्ड होता है गहरा, और पॉन्डर मतलब गहराई से सोचना। समझ गए दोस्तों? दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है प्यूनिटिव, और प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक या सजा देने वाला। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कभी न्यूज़ में कि यूपी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि जितने भी लड़के ईव टीजिंग करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, तो उनके लिए रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी पुलिस में से चुन करके। तो दोस्तों, रोमियो स्क्वाड बनाना उन लड़कों के लिए प्यूनिटिव मेजर था और एक दंडात्मक कार्रवाई थी। समझ गए दोस्तों? बिल्डिंग रोमियो स्क्वाड फॉर द बॉयज इन्वॉल्व्ड इन ईव टीजिंग वॉज अ प्यूनिटिव मेजर। समझ गए दोस्तों किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में? दोस्तों, इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, और प्यूनिटिव से आप रिलेट कर सकते हैं पनिशमेंट को। पनिश, प्यूनिटिव, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये मिल रहा है, तो आपको याद आ जाएगा कि प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक, ये सजा से रिलेटेड कुछ चीज़ है, तो पनिश से आप प्यूनिटिव याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला हमारा जो वर्ड है वो है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन या आधुनिक। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, हिस्ट्री आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें ये देखा होगा कि जो बिंबिसार राजा थे, किस डायनेस्टी के थे आप मुझे बताइएगा। उनके बेटे का नाम अजातशत्रु था। अब किस डायनेस्टी के थे आप कमेंट करके बताइएगा। तो वो कंटेम्प्ररी थे भगवान बुद्ध के। द किंग बिंबिसार वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। समझ गए दोस्तों? समकालीन मतलब उसी काल के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने आजकल के डांस सुने होंगे कि बिल्कुल ब्रेक डांस करता है कोई, मून वॉक करता है, सालसा करता है। तो ये एक तरह के कंटेम्प्ररी डांस हैं, ना कि पुराने आर्ट फॉर्म में डांस के। जैसे कि मान लीजिए कथक हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, मोहिनीअट्टम हुआ, तो वो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। और ये जो नए मैंने आपको बताए, ब्रेक डांस हुआ, सालसा हुआ, ये सब कंटेम्प्ररी डांस फॉर्म्स हैं। मतलब आज के, जो आज से रिलेवेंट हैं, समकालीन, आधुनिक, मॉडर्न जिनको बोल सकते हैं। तो अगला और लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है बर्बर, अमानवीय। बर्बर का मतलब क्रूर। इसको वैसे याद करने में आपको दिक्कत इसलिए ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बर्बर और बारबेरिक दोनों एक जैसे हैं, और इसको बर्बर पढ़ा जा सकता है अगर आप इसको एग्जाम के तौर पे याद करना चाहते हैं तो। वैसे इसको बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे बारबेरिक। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब कारगिल वॉर की शुरुआत हुई थी, तो उनके सबसे पहले जो हमारे शहीद थे वो थे कैप्टन सौरभ कालिया, जो कि 4 जाट रेजिमेंट में थे। और वो सबसे पहले पकड़ के उनको टॉर्चर किया गया था काफ़ी दिनों तक, और उनको फिर आखिर में मार दिया गया था पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा। तो दोस्तों, मैं कहूँ कि वो जो उन्होंने किया था किसी सैनिक के साथ, सैनिक होकर किसी दूसरे सैनिक के साथ इतनी क्रूरता करना एक बारबेरिक एक्ट है। टॉर्चरिंग कैप्टन सौरभ कालिया वॉज अ बारबेरिक एक्ट कमिटेड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। वैसे दोस्तों, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी फोर्सेस को, जो इस तरह से वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और इस तरह के शर्मनाक काम करते हैं। और सैल्यूट है कैप्टन सौरभ कालिया को। उन जैसे लोगों की वजह से, उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ खुल के सांस ले पा रहे हैं और बुद्धिजीवियों की तरह सोच पा रहे हैं, कुछ अपने विचार रख पा रहे हैं। तो ये सब उन्हीं की दी हुई शहादतों की बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं। तो दोस्तों, ये तो थे आज के हमारे वोकैबलरी द हिंदू के। आगे आप इंतज़ार कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मिलूंगा आपको नए वर्ड्स के साथ, नई वीडियोस के साथ। और वर्ड्स के साथ साथ मैं आपको कई और भी वीडियोस ला के दूंगा, जैसे ग्रामर की हो या और भी जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। बस आप थोड़ा सा धीरज बनाए रखें और इंतज़ार करें। मैं आपको सब चीज़ अच्छे से परोस कर एक वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि आप उससे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, अब डरना नहीं है इंग्लिश से। अब आपको किल कर देना है एग्ज़ाम में इंग्लिश को, क्योंकि अब अभिराज सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश को किस तरह से डील करना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। जय हिंद, जय श्री राम।